आइए, जैसा आपसे पहले एक वादा किया था कि ज्योग्राफी के ऊपर क्लास लेकर आएंगे। ज्योग्राफी किस लेवल तक पढ़नी है ये जानना ज़रूरी है। हमारा जो सेक्शन है, हम लोग इसमें किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा जो मोटो है वो ये है कि हम यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो पूछी जा रही है उस ज्योग्राफी को जानें। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस को बहुत डीप जाकर कॉन्सेप्चुअली पूछ लिया जाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तब तो आप उत्तर दे पाओगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है उस चीज़ के रिगार्डिंग तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। प्रश्न दूसरा ये उठता है कि हम ज्योग्राफी को शुरू कहाँ से करें और आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। तो पहले इस बारे में बात करते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आवश्यकता किन चीज़ों की है। देखिए, देश दुनिया के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एटलस होनी चाहिए। एटलस में आपको फिजिकल मैप भी होते हैं, पॉलिटिकल मैप भी होते हैं, और जो भी जानकारियाँ होती हैं वो सारी की सारी वहाँ पर मिल जाती हैं। लैंडस्केप से संबंधित और रिवर सिस्टम से संबंधित, ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित, क्रॉप्स से संबंधित सारी जानकारियाँ वहाँ पर मिल जाती हैं। लेकिन उसके लिए आपको यूज्ड टू होना पड़ेगा। आपको एटलस के पन्नों को लगातार पलटते रहना पड़ेगा। दूसरा और क्या टूल्स हो सकता है, अगर आप अर्थ को 3D समझना चाहते हैं, किसी भी लोकेशन में जाना चाहते हैं, गीज़ा के पिरामिड में जाना चाहते हैं या कोलोसियम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है गूगल आपको एक सुविधा देता है, गूगल अर्थ। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में उसको इंस्टॉल करिए और किसी भी लोकेशन पर जाने के बाद आप उसको मैक्सिमाइज करके इतनी डीप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो आप शायद घूमने के बाद भी नहीं ले पाएंगे। तो एक चीज़ तो हो गई आपके लिए एटलस, और दूसरी चीज़ हो गई गूगल अर्थ। आप इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि वो बार बार आप अपने फ़ोन पे मैक्सिमाइज करके देखते रह सकते हैं। इसके अलावा जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी, बेस बुक्स आपके पास होनी चाहिए जिन बुक्स के थ्रू आप देखिए, किताबें सारी अच्छी हैं, किताबें सारी अच्छी हैं, ज़रूरत यह है कि हम उनको समझ पाते हैं या नहीं। आप अगर प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट को, आप मेरे द्वारा समझें या किसी और के द्वारा समझें, अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है, आप प्रॉपरली पढ़ पा रहे हैं, अपनी बुक को समझ पा रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, लैंग्वेज में कुछ भी लिखा हुआ है, सब आपके ऊपर से निकल जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं बचता है। अब दूसरा प्रश्न है कि हम इसको शुरू कहाँ से करेंगे। हम लोग शुरू करेंगे जो अर्थ की ज्योमेट्री है, हम लोग उससे शुरुआत करेंगे इससे कि अर्थ की जो ज्योमेट्री है वो कैसी है। दूसरा जो सेक्शन आएगा वो हम लोग देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं वास्तव में हैं क्या, और इनका ज्योग्राफी में हम कितना यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं। इनिशियली जो इनकी संकल्पना की गई थी वो किसी एक लोकेशन की, किसी एक जगह की एक एग्जैक्ट एड्रेस क्या उसका होना चाहिए, ताकि अगर किसी को बताया जाए तो व्यक्ति उस जगह पर प्रॉपरली पहुंच जाए। एक एड्रेस होना चाहिए। जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था वो इस बात को लेकर था, लेकिन बाद में हमने देखा कि बहुत बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया गया ज्योग्राफी में। और इवन आज के दिन में अगर देखें तो अगर हम नहीं जानते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, तो प्रॉब्लम होती है हमें ज्योग्राफी को प्रॉपरली समझने में भी। जैसे आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे जो हमारी एनर्जी का सोर्स है, पूरी अर्थ की एनर्जी का सोर्स है, वो क्या है? सन है। सन का जो रेज आ रही हैं, जो उसकी किरणें आ रही हैं, उनकी इंटेंसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका अर्थ पर आने के बाद सरफेस के साथ एंगल कितना है। तो अगर हम जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन के एंगल के बारे में जानना चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर कितना एंगल बनेगा, वहां पर कितने एनर्जी का रिसेप्शन होगा, अगर हम ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम इस चीज़ को जाने कि उस स्थान का लॉन्गिट्यूडल, सॉरी यहाँ पर तो लैटिट्यूड ही यूज होने वाला है, वहां पर लैटिट्यूड क्या है, वहां का लैटिट्यूड क्या है। अगर हम इस बात को जान पाएंगे तभी हम जान पाएंगे कि उस पर्टिकुलर जगह पर उस पर्टिकुलर समय में कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, दैट इज ऑफ रेज ऑफ सन, जो दैट इज बीइंग रिसीव्ड। ओके,
तो इस चीज को जानेंगे। हमारी शुरुआत हम इस सेक्शन से लेकर करेंगे अर्थ की ज्योमेट्री के बारे में। डाटाज आप कोशिश करिएगा कि उनको वेरीफाई करते रहें, क्योंकि डाटा के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है। मेरा जो मंतव्य है वो आप तक कॉन्सेप्ट को पहुंचाने का है। फिर भी जो ज़रूरी डाटा होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर भी वेरिफिकेशन आप फिर भी करते रहिएगा। कॉन्सेप्ट ज़रूरी होते हैं कि कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि एक बार दिमाग में रह गया तो ताजिंदगी दिमाग में बना रहता है। डाटाज चेंज भी होते रहते हैं और कई बार वो अंकों की या संख्याओं की एक छोटी सी खेप होती है, आप कितनी बार रखोगे वो सरक जाता है। या तो फिर देयर मस्ट बी अ साइंटिफिकल प्रोसेस याद रखने का, कि देयर मस्ट बी सम कंपैरिजन। जैसे किसी नंबर को याद करना है, जैसे याद है कि अगर हम अल्फ़ाबेट में चले तो एस किस नंबर पर आएगा, मुझे मालूम है 19 नंबर पे आएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि मेरा नाम सुधांशु श्रीवास्तव है एंड एस 19 अक्टूबर। याद रखते हैं, आराम से याद रहता है ना। टी फॉर 20 याद रहता है। तो ये एक कंपैरिजन बना रहे हैं, इस वजह से ये चीज याद है। L12 कैसे पता? क्योंकि एक समय था लालू प्रसाद यादव थे, दुनिया भर के 12 बजाए हुए थे, है ना। इसलिए L इक्वल्स 12। 13 मेरा, M फॉर 13। तो अगर याद करने की एक साइंटिफिक अप्रोच है तो डाटा भी याद रह जाता है, लेकिन जो बेस होता है हमारा, जहां पर दबाव होना चाहिए, वो किस में होता है? कॉन्सेप्ट पर। इफ वी आर हैविंग प्रॉपर कॉन्सेप्ट, देन each and every question that is being asked in the examination paper conceptually जो पूछा जा रहा है, हम उससे बाहर आ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे आगे बढ़ेंगे, आप कैसे समझ पाएंगे? यहां पर एक कंपैरिजन और करते हैं कि जियोग्राफी और फिजिक्स, जियोग्राफी और फिजिक्स, इन दोनों में ही मैथमेटिक्स का यूज होता है। मैथमेटिक्स का यूज होता है, ज्योग्राफी में ज्यादा होता है, सॉरी फिजिक्स में ज्यादा होता है, ज्योग्राफी में कम होता है, लेकिन यूज होता है। और दोनों ही सब्जेक्ट, ज्योग्राफी और फिजिक्स, ये केवल और केवल समझने के सब्जेक्ट हैं। जिनको समझ में नहीं आता है उनको ये लगता है कि ये बड़ा टफ सब्जेक्ट है। लोगों ने इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन बना रखा है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर रटो सवेरे सफा। ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन चीजों में मैं आपको लेके चलूंगा, ईमानदारी से बता रहा हूं, उन सब चीजों को कभी पढ़ा था 12 से 14 16 साल हो गया, तब कभी पढ़ा था, इसके बाद रिपीटिशन का मौका तक नहीं मिला है। आपके सामने पेन लेके खड़े हैं, सामने बोर्ड है, अभी शुरुआत करेंगे। अब देखना, किसी बुक की आवश्यकता नहीं होती है अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है तो, है ना। तो आइए आज शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो अर्थ की लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू सन, अर्थ किस नंबर का ग्रह है, यहां पर जीवन होने की संभावना ही क्यों है। हम सोलर सिस्टम में नहीं जाने वाले, लेकिन अर्थ को जानना जरूरी है। तो हम टोटल लेकर चलेंगे अर्थ, अर्थ की ज्योमेट्री, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, उनके यूज, डिफरेंट जोन, ये क्या है। इसके बाद आगे देखेंगे कि जो सन से हमारा रिलेशन है अर्थ का, एनर्जी के रिलेशन में, एनर्जी के संबंध में हमारा क्या रिलेशन है, उसके बारे में देखेंगे। और देखेंगे कि ये जो सोलर इंक्लिनेशन, जो सोलर इंसोलेशन हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज इंसोलेशन? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, दैट इज इन शॉर्ट इंसोलेशन। तो इंसोलेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे ताकि आप ज्योग्राफी को प्रॉपरली समझ पाओ। जितना मेरे पास है वो अगर मैं आपके पास तक पहुंचा सकूं, मुझे आता है दैट इज ओके, लेकिन हम आता खूब है पर आप तक पहुंचा नहीं पाते तो फिर ये टीचर की गलती होती है। आप देखना, कोशिश करेंगे कि जितना मैं आपके पास तक पहुंचा सकता हूं वो आप तक पहुंच जाएगा। ओके, आइए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारी सोलर सिस्टम में अगर हम जाए तो ये सन है, ठीक है। सन से बढ़ती दूरी के क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले कौन सा है? मरकरी, हमको इससे मतलब नहीं है। सेकंड नंबर पर वीनस, हमको इससे मतलब भी नहीं है आज के दिन में। और तीसरा अर्थ, हमें इससे मतलब है। यहां पर एक चीज देखेंगे मरकरी, वीनस और अर्थ के बारे में। यहां पर एक चीज, छोटा सा प्रश्न यहां पर डिस्कस कर दें कि आप देखिए कि अर्थ और वीनस को लगभग बराबर का बनाया है ना। इंक्लिनेशन में अपनी वर्टिकल एक्सिस के साथ जो इनका इंक्लिनेशन है, किसका? वीनस का और अर्थ का।
और शेप एंड साइज में वीनस और अर्थ लगभग बराबर पड़ते हैं। इसीलिए कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो दैट इज वीनस। वीनस शुक्र, मरकरी बुध, सन आप जानते हैं सूरज, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि सन से बढ़ती दूरी के क्रम में जो हमारा ग्रह पृथ्वी है वो किस नंबर पर है, तीसरे नंबर का ग्रह है। किस नंबर का ग्रह है, तीसरे नंबर का ग्रह है। बाई चांस मरकरी की लोकेशन में अर्थ एग्जिस्ट करता तो यहां पर जो सोलर रेडिएशन है, जो ऊष्मा है, जो रेडिएशन है, वो इतना ज्यादा होता, इतनी ज्यादा गर्मी होती यहां पर कि यहां पर जीवन संभव नहीं होता। ठीक, इसी तरह से अगर हम अर्थ के बाद वाले ग्रहों में जाएं, लास्ट में जाएं, अगर हम यूरेनस में जाते हैं, अरुण, वो इतना डिस्टेंट है, उसकी लोकेशन इतनी डिस्टेंट है, कहां से, विद रेस्पेक्ट टू सन, इतना डिस्टेंट है कि वहां पर वर्ष भर बर्फ की चादरें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी पर बर्फ की चादरें नहीं मिलती हैं, मिलती हैं। तो पहली चीज, जीवन होने की जो संभावना बनी वो अर्थ की जो दूरी है सन की सरफेस से, सोलर सरफेस से, इस सन की बहुत सी सरफेस होती हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जो फोटोस्फीयर से इसकी दूरी है वो इस क्रम में है कि वहां पे जीवन हो सकता है, नंबर एक। दूसरी बात, अर्थ में एटमॉस्फेयर है, हवा है। हवा, व्हाट इज हवा, व्हाट इज एयर, एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, ठीक है। और उस कॉम्बिनेशन में जो जरूरी गैसें हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं, चाहे वो CO2 हो, CO2 दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गैस। CO2 आप केवल ऑक्सीजन को इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते, सारी गैसेस इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस है दैट इज एयर, तो इसमें एयर एग्जिस्ट करती है। और क्यों करती है, क्यों, क्योंकि जो इसमें ग्रेविटेशन है वो इस एयर को या इस एटमॉस्फेयर को अपने साथ पकड़ कर रखता है। तीसरी और सबसे जरूरी चीज जिसकी वजह से, देखिए ग्रेविटेशन तो और भी ग्रहों में है, अगर आप फिजिक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द ग्रेविटेशनल इफेक्ट, आप देखेंगे। तो अन्य ग्रहों में भी है ग्रेविटेशन, लेकिन वहां एटमॉस्फेयर नहीं है, ओके, या फिर ऐसा नहीं है कि वहां पे इंसान जीवित रह सके। यहां पर जीवन की सबसे बड़ी संभावना किस वजह से हुई, क्योंकि यहां पर पानी पाया जाता है, ठीक, पानी पाया जाता है। किसी भी सजीव को, यानी लिविंग बॉडी, अगर उसको बढ़ना है, जिंदा रहना है, तो उसके लिए जरूरी क्या होती है, खाना, सांस लेना, पानी, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। और इन सब चीजों की उपलब्धता कहां पर है, अर्थ में है। इसलिए इस ग्रह को हरित ग्रह कहा जाता है, किसके रूप में, जीवधारी के रूप में, हरा ग्रह। ये रंग में हरा नहीं है, अगर यूनिवर्स से या ऊंचाई से इसको देखा जाए, चंद्रमा से इसको देखा जाए, तो दैट इज नॉट ग्रीन इन कलर, इट सीम्स ब्लू। व्हाई, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो है हमारे ग्रह का उसमें पानी है, जिसकी वजह से उसका नीला रंग दिखाई पड़ता है। लेकिन जीवधारी के रूप में अगर हम बात करें तो इसको हरा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जीवन है, ठीक है। तो ये अर्थ के बारे में एक छोटी सी बात हम लोगों ने करी, एक मतलब एक इंट्रोडक्शन किया, हम लोगों ने एंट्री करी अर्थ को लेकर। अब हम बात करेंगे अर्थ के सरफेस की, ठीक है, अर्थ के सरफेस की। कैसी है ये अर्थ की सरफेस, कैसी है ये क्या है, एक थाली जैसी है, थाली जैसी है, या फिर एक गोले जैसी है, फुटबॉल जैसी है। अगर इन दो में ऑप्शन आपसे पूछा जाता है तो सिंपली वो एक गोले जैसी है। इसको ऐसे मान लेते हैं कि इस गोले में, इस स्फीयर में एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है ऐसे, और एक व्यक्ति जस्ट इससे अपोजिट पॉइंट पे ऐसे खड़ा हुआ है। ये देखिए आप, ऐसे खड़ा हुआ है। ये व्यक्ति अपने को सीधा समझ रहा है और ये व्यक्ति अपने को सीधा समझ रहा है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के सर के ऊपर आसमान है, ठीक। अब आप कहेंगे कि एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है। ये व्यक्ति हो या फिर ये व्यक्ति हो, ये दोनों के दोनों अर्थ के सेंटर की तरफ खींचे जा रहे हैं, ठीक है। ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, F = m × G।
ये दोनों के दोनों अपने अर्थ के साथ खिंचाव महसूस करते हैं, इसलिए ये छोड़कर नहीं जाता और इसीलिए ये भी छोड़कर नहीं जाता। ये दोनों अपने आप को सीधा समझ रहे हैं। जैसे अगर यहां से जहां पर क्लासरूम है बिल्कुल मेरे पैरों के नीचे से एक सुरंग खोदनी शुरू कर दी जाए, तो उस पार जहां पर निकलेगी, यदि कोई व्यक्ति वहां पर मेरे जस्ट नीचे खड़ा हुआ है तो उसके पैरों के पास से बर्मा निकल आएगा बाहर। बर्मा क्या? छेद करने वाला। पैरों के नीचे वो देखेगा अरे ये क्या आ रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो अर्थ की जो सरफेस है वो किस तरह से है? वो एक स्फेरिकल सरफेस है। अगर दो ऑप्शन आपके पास हो, थाली जैसी है कि फुटबॉल जैसी, तो आप कहेंगे फुटबॉल जैसी, जबकि है नहीं। है नहीं तो फिर क्या है? आइए इसकी सरफेस के बारे में देखते हैं। अगर अर्थ को देखें, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, आप मान लेंगे कि हमारी अर्थ है क्योंकि अब हमने कहा है तो आप मान सकते हैं। पर क्या अर्थ का जो ये शेप आपको बताया जा रहा है, आपके सामने है, जिसको 3D शेप हम कह रहे हैं, स्फीयर है, स्फेरिकल है, फुटबॉल जैसी है, तो क्या ये वास्तव में ऐसी है? बिल्कुल ऐसी नहीं। नंबर एक, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो ठंडे होने के क्रम में ये अपनी एक्सिस के अलोंग जब नाच रही थी, कौन सी एक्सिस के अलोंग नाच रही थी? वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम लोग आगे भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपको बताना है कि कैसे हमारी जो अर्थ है वो अपनी वर्टिकल एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री के साथ इंक्लाइंड है, वो बताना है। तो आगे हम लोग एक्सिस की बात करेंगे, फिलहाल यहां पर देखते हैं। ये जो एक्सिस है इसके अलोंग जब ये नाच रही थी ना, तो ये जो पार्ट है, नाच कैसे रही है? लट्टू की जैसे। हम इसको लट्टू बना देते हैं, ये इस तरफ ये लट्टू बना दिया। ये नाच कैसे रही थी? ऐसे नाच रही थी, अपनी एक्सिस के अलोंग नाच रही थी। तो इन जगहों पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल ज्यादा था। ठीक है, कितना होता है अब वो साइंस का विषय है, लेकिन ग्रेटर इज द आर, सॉरी कहने दीजिए, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा था। इसकी वजह से यहां का जो शेप हुआ वो थोड़ा सा फैल गया, ठीक है, और यहां पर थोड़ा सा दबा हुआ दब गया। यहां पर थोड़ा सा दब गया मतलब कि चिपटी हो गई, यहां पर फैल गई। तो अगर हम अर्थ के शेप को दोबारा बनाए यहां पर, तो इसको थोड़ा सा हम दबा देंगे। क्या कर देंगे? यहां पर थोड़ा सा दबा देंगे। ठीक है, अब अगर यहां पर हमने दबा दिया इसको दोनों तरफ दबा दिया, ठीक, तो ये जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब व्यास, व्यास क्या होता है? केंद्र से होते हुए जो लाइन आर पार सरफेस को टच करेगी वो व्यास है। तो इसका वर्टिकल व्यास आप देख रहे हो, जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय अक्ष, ध्रुवीय अक्ष या फिर पोलर एक्सिस। कौन सी? पोलर एक्सिस, ध्रुवीय अक्ष या पोलर एक्सिस। तो ये जो ध्रुवीय अक्ष है, चूंकि यहां पर चिपटा हो गया है, तो ध्रुवीय अक्ष की जो लंबाई है मान लेते हैं LP। लंबाई किसकी? ध्रुवीय अक्ष, पोलर एक्सिस की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस, वो क्या हो गई? छोटी हो गई। किससे? L ऑफ इक्वेटर। ये इक्वेटर से छोटी है। इक्वेटर कौन सा? ये वाला डायमीटर जो पृथ्वी को दो भागों में बांट दे रहा है, ऊपर और नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं। यद्यपि आगे जाके हम इस भाग को उत्तर और इस भाग को दक्षिण कहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इसने हॉरिजॉन्टली पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। ये वाली एक्सिस कौन सी है? इसको हमने कहा इक्वेटर। क्या कहा? इक्वेटर या फिर इक्वेटोरियल सर्किल या इक्वेटोरियल लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये सारे नाम इसके हैं। तो ये वाली लंबाई जैसे आप देख रहे हैं L ऑफ E, लेंथ ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लेंथ ऑफ पोल, लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस। इसके डाटा के बारे में जाए कि ये कितने कितने हैं, वेट करिएगा जरा, देखिए डाटा के बारे में थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे। हाँ, जो इक्वेटोरियल डायमीटर है,
इक्वेटोरियल डायामीटर है, इसके बारे में देखिए यहाँ पर हम लिखे देते हैं इक्वेटोरियल डायामीटर को, आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये कितना है 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। और अगर हम पोलर एक्सिस के बारे में लिखें तो जो पोलर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी है 12,713 किलोमीटर, 12,713 किलोमीटर। हाउ मच 12,713 किलोमीटर, और ये कितना है 12,756 किलोमीटर। तो डिफरेंस कितना है दोनों में, ये 56 और ये 13, 56 और 13 लगभग 13 किलोमीटर, सॉरी 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितना हुआ ना, देखिए 56 ये है और 13 ये है ना। 43 किलोमीटर लेंथ किसकी ज्यादा है, इक्वेटोरियल एक्सिस की। इक्वेटोरियल एक्सिस is 42 किलोमीटर लॉन्गर देन पोलर एक्सिस से ज्यादा है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब हम अर्थ के सरफेस को देखेंगे। ठीक, अब अर्थ की सरफेस को देखेंगे। क्या अर्थ की सरफेस बिल्कुल स्मूथ है? अगर इस पूरी पृथ्वी पर हम ऐसे करके हाथ फेर पाए, ऐसे करके हाथ फेर पाए, तो क्या बिल्कुल ये वैसी समझ में आएगी जैसे कि हमको एक फुटबॉल समझ में आती है, या हमारा हाथ फंसेगा कहीं पर? अगर हम अर्थ की सरफेस चढ़ी, हम इतनी सरफेस पे हाथ फेर रहे हैं, आप इमेजिन करिएगा, इतनी सरफेस पे हम हाथ फेर रहे हैं, ये चलना शुरू किया, ये क्या हुआ? इस सरफेस पे जब चले तो आगे चलकर हमको पहाड़ मिल गया, पर्वत मिल गया, उतरे और नीचे गए तो यहां पर गहरी घाटी मिल गई, हमको फिर मुड़ना पड़ा। इसके बाद फिर हम प्लेन पर आए, ऐसे चले और फिर घाटी मिल गई या पर्वत मिल गया। तो इसका मतलब है कि जो सरफेस है वो अनइवन सरफेस है, दैट इज नॉट स्मूथ, वो अनइवन सरफेस है। ठीक, वास्तव में है क्या कि कहीं पर ये उभरी हुई है और कहीं पर ये गहराई में है। ठीक है, कहीं पर उभार है और कहीं पर ये क्या है, गहराई। तो देखिए इसको मान लेते हैं, हम इसको ऐसे करके खींचते हैं। कहीं पर उभरी हुई है और कहीं पर गहराई है। तो जो ये शेप आया, ये वाला शेप, सर्किल वाला शेप जो हम लोगों ने स्फीयर वाला पहले खींचा था, जिसको अब हम डॉटेड कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले सरफेस को देखें, वास्तव में ये जो ऊंचाई और गहराई का एवरेज लेकर खींचा गया है, इसको डार्क किए दे रहे हैं, तो ऊंचाई और गहराई का जो एवरेज लेकर डॉटेड सर्किल खींचा गया है बोर्ड पर, क्योंकि यहां स्फीयर नहीं खींच सकता, ये एवरेज रेडियस वाला जो स्फीयर बना है, इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, ज्योइड, GEOID, ज्योइड। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो हमारी ज्योमेट्री है, इसको क्या कहते हैं, ज्योइड। याद रखिएगा, ज्योइड ये जो दिखाई पड़ा दैट इज नॉट ज्योइड। कहीं हाइट ज्यादा है, कहीं गहराई ज्यादा है, इन सब का जो एवरेज लिया गया, एवरेज रेडियस, उस एवरेज, आप इसको ऐसे मान लें कि मान लेते हैं यहां पर इसकी जो हाइट है लेट RM है, RM मतलब मैक्सिमम, या RMX, R मैक्सिमम, और जो गहराई वाला पोर्शन है ये वाला मान लेते हैं यहां पर कितना है, RMN मिनिमम। ठीक है, तो इन दोनों का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स RMX प्लस RMN बाई 2। तो जो एवरेज रेडियस लेके स्फीयर खींचा गया है, उस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, ज्योइड कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस सरफेस को कुछ बनाना चाहें, कैसे दिखाना चाहें, आपको मालूम है हमारी पृथ्वी में सब जगह पर घाटियां हैं, पहाड़ हैं, फैले हुए हैं, कहीं पे पठार है, कहीं पर मैदान है, सब फैले हुए हैं, है ना। तो अगर हम कुछ सरफेसेस को खींचे, मान लेते हैं ये एक पहाड़ है और इसके साथ में ये पहाड़ी श्रृंखला चल रही है। ठीक है, अर्थ की रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर है, उसके रिस्पेक्टिव अगर हम हाइट ऑफ
उसके रिस्पेक्टिव अगर हम हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट भी कहें ना 8,888 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास, तो 9 किलोमीटर विद रिस्पेक्ट टू 6400 किलोमीटर कुछ है ही नहीं, है ना। मान लेते हैं ये माउंट एवरेस्ट है। इसी तरह से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं ये कोई गहरा स्थान है, मारियाना ट्रंच जैसी चीज। इसको और गहरा कर दें थोड़ा सा, मारियाना ट्रंच थोड़ा सा आदर सम्मान डिजर्व करता है, तो उसको थोड़ा सा हमने और दिखा दिया। इसी तरह से कहीं पर आगे गए, ये गहरी, थोड़ा सा गहरी वाली घाटी है, ये मैदानी क्षेत्र है, फिर ये कुछ पहाड़ियां हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं एंडीज वगैरह हैं, कहीं पे रॉकीज हैं, इस तरह से करके कहीं पर गहरा है, कहीं पर ये पहाड़ी चल रही हैं, ये कहीं पर गहराई। तो अब अगर हम अंदर वाले को हटा दें, अंदर वाले को हटा दें जो कि हमारा इनिशियल सर्किल था, तो हालात आप कैसे देख पाएंगे, हालात आप ऐसे देख पाएंगे। क्या ये स्फीयर लग रहा है आपको? नहीं लग रहा। तो ऐसी ही हमारी अर्थ की सरफेस है अनइवन। बात समझ में आ गई? तो अर्थ की सरफेस को क्या कहा जाता है? अनइवन सरफेस कहा जाता है, दैट इज नॉट स्मूथ लाइक एन स्फीयर। ओके, आइए अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में जो हम लोग लेके आएंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इनके बारे में बात करेंगे कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग जो ओरिजिनल शेप ऑफ अर्थ है हम उस पर नहीं चलेंगे, हम लोग बिल्कुल ऐसा लेकर चलेंगे कि दैट इज जस्ट एन स्फीयर। ठीक है, इजी होगा उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और हम जब भी कोई बात कर रहे होते हैं, किसी भी कैलकुलेशन को कर रहे होते हैं, तो हम एवरेज वैल्यू के लिए करते हैं, और एवरेज वैल्यू क्या आया था? आर ऑफ अर्थ का स्फीयर, है ना, उसके लिए करते हैं। तो चलिए पहले, सबसे पहले हम ये समझें कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये इमेजिनरी लाइन है नंबर 1। उपग्रह से देखे चित्र के अनुसार, जब आपने कभी डीडी नेशनल पर वो चित्र देखा था तो लाइंस खींची हुई देखी थी, बचपन में हम लोग छोटे थे जब, तो वो लाइन खींची हुई लगती थी कि अर्थ के ऊपर ये सरफेस पर लाइन खींची किसने है। अब समझ में आता है कि वो लाइनें खींची नहीं है, दोस्त, ऑल आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट आया वो ये जानने के लिए आया कि अगर अर्थ में हम किसी जगह पर खड़े हैं और किसी को हमारा पता बताना है, तो कैसे कोई व्यक्ति एग्जैक्टली हमारे पास तक पहुंच सकता है, एग्जैक्टली। अदरवाइज आप सोचिए, आपसे कोई कहे कि हम कानपुर में झकरकटी में खड़े, अब आप उसको लेके फोन ढूंढते रहोगे, कहाँ हो भाई, इसके पीछे, गाड़ी के पीछे, हाँ भाई इधर आ जाओ, जो हरी गाड़ी खड़ी है उसके पीछे की तरफ आओ, नहीं नहीं वो नहीं, जो एयर कंडीशनर वाली गाड़ी है उसके पीछे आओ, अरे नहीं फतेहपुर डिपो नहीं, कानपुर डिपो वाली है ना। कंफ्यूजन हमेशा एक रहता है। हम लोग देखें कि कैसे इसका यूज, जो कॉन्सेप्ट बना, सबसे पहले किसी एक लोकेशन को बिल्कुल सर्टिफाई करने के लिए कि अगर उस लोकेशन की ये वैल्यूज हैं तो कोई भी व्यक्ति वहां पर पहुंच जाएगा और बिल्कुल सही लोकेशन पर पहुंचेगा। आइए इस बारे में बात करेंगे। अंदर का जो कॉन्सेप्ट है उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल देख लें। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ पर हमने दो भाग, नॉर्थ और साउथ, ये हेमीस्फीयर, ठीक है, नॉर्थ और साउथ हेमीस्फीयर। किसके अलॉन्ग? इसके अलॉन्ग, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इसके अलॉन्ग नॉर्थ और साउथ। दूसरा, ये जो लंबी लाइन खींची हुई है, हम इसको 0 डिग्री देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ये देशांतर रेखा है। क्या होती है इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम जाने कि इनका यूज क्या है, ठीक है। तो आप देखिए कि इन दो डायमीटर्स ने, यद्यपि ये डायमीटर्स नहीं है, यद्यपि ये डायमीटर्स नहीं है, ये क्या है? सरफेस के ऊपर खींची गई ये कर्व लाइन है। कौन वाली? ये नॉर्थ से शुरू हुई, कर्व होते हुए साउथ पे खत्म, ठीक है। लेकिन जो ये वाली लाइन है ना, ये क्लोज कर्व होती है कि पश्चिम से शुरू होकर, सॉरी, अगर हम पश्चिम से लेकर आए आपके सामने कैमरे के हिसाब से, पश्चिम से शुरू होकर ये सर्किल ऐसे करके पूरा बनता है, तो ये रेखा नहीं है, ये कंप्लीट सर्किल है।
चाहे वो इक्वेटोरियल लाइन हो, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, पोलर कोई भी चीज, कोई भी एक्सिस है, अगर कोई भी लैटिट्यूड है, तो वो पूरा सर्किल है। केवल दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो सर्किल नहीं है, वो नॉर्थ पॉइंट हो गया और साउथ पॉइंट हो गया। वो सब हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल देखें, मान लेते हैं कि ये दो स्थान है x और y। कौन कौन से दो स्थान है? x और y, ठीक है, x और y। और इसी तरह से दो स्थान और बना देते हैं, p और q। ये एक स्थान बनाया हमने, ये पॉइंट रखा, ये p है, और इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट रखा। ये पॉइंट कौन सा है? q है। ये p और q, x और y, इसका नाम दिया x, इसका नाम दिया y, ठीक है। अब हमने ये मान लिया कि जो इक्वेटर वाली लाइन है, इससे ये दोनों ही पॉइंट, चाहे वो y हो, x हो, या p हो और q हो, बिल्कुल एग्जैक्ट दूरी पर है। मान लेते हैं ये है a दूरी पर, ठीक है, और ये भी है a दूरी पर, ठीक। इसी तरह से जो x और y की लोकेशन इस 0 डिग्री के सापेक्ष है, 0 के सापेक्ष है। हमने इस डिस्टेंस को मान लिया यहां से b, कितना? b, और इस पॉइंट की भी लोकेशन यहां से कितनी मान ली? b, ठीक। अब हम इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए इसके सापेक्ष? इस पॉइंट पर आ जाइए, इसके सापेक्ष इसके क्या क्या कोऑर्डिनेट होने चाहिए? ये कितनी दूरी पर? इस तरफ b दूरी पर है, मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ 0 डिग्री के साथ b, और ये डिस्टेंस कितना हुआ a। हम दोनों को आगे पीछे लिख रहे हैं a और b। इसका भी डिस्टेंस कितना हुआ a और b, हुआ ना, a और b, इसका भी डिस्टेंस हुआ। यहां पर आ जाइए, इसका भी डिस्टेंस कितना हुआ a और b, और इसका भी डिस्टेंस कितना हुआ a और b, हुआ ना। जितनी देर तक हम ये कॉमा लगा रहे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए कि ये सारे के सारे पॉइंट्स a और b दूरी पर हैं। आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। अगर हमने इनको ए बी के क्रम में लिखा है, ये a और ये b, यदि आप एक्स वाई के रिगार्डिंग अगर कोई साइंस वाला देख रहा है, उसको देखने में थोड़ा और लग सकता है, लेकिन हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। कुछ देर के लिए साइंस भूलिए आप, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको? लेकिन क्या ये चारों पॉइंट सेम जगह पर है? नहीं है। इस लाइन ने पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटा, ये पश्चिम और ये पूरब, मतलब इस तरफ जितने भी पॉइंट पड़ेंगे सब पश्चिम में हैं, और इस लाइन ने दो भागों में बांटा, उत्तर और दक्षिण। अब हम सारे के सारे पॉइंट्स की लोकेशन को फिर से लिखते हैं, ठीक है। आइए इस पॉइंट की लोकेशन को लिखते हैं। ये डिस्टेंस कितना था a, लेकिन किस दिशा में था? नॉर्थ। किस दिशा में था? नॉर्थ, ठीक है। ये पॉइंट देखते हैं b, डिस्टेंस कितना है यहां से? b, लेकिन ये किस दिशा में है? इस लाइन से ईस्ट में, हमने इसके नीचे लिखा e। अब इस लोकेशन पर आ जाते हैं। ये लोकेशन फिर से देखते हैं। ये डिस्टेंस a है, लेकिन a किस दिशा में है? साउथ में। किससे? इस लाइन से साउथ। हमने इसका लोकेशन लिखा, इसका कोऑर्डिनेट लिखा a साउथ, साथ में b के साथ फिर से हमने लिखा ईस्ट। अब आप इन दो को कंपैरिजन करिए। इन दोनों में b सेम आ रहा है, डिस्टेंस सेम आ रहा है, और दोनों ईस्ट में आ रहे हैं, लेकिन इसके बदल जाने से ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये दोनों पॉइंट चेंज हो गए। इसमें भी आ जाइए। इसमें क्या हुआ? a किस दिशा में है? उत्तर में है, तो a एंड, लेकिन b के साथ में क्या आया? b वेस्ट आया ना। इसी तरह से इस वाली लोकेशन पर अगर आ जाते हैं, तो a कहां है? साउथ में, लेकिन b कहां है? वेस्ट में, ठीक। तो आप देखेंगे चारों पॉइंट्स बिल्कुल अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। ईस्ट, चाहे उसमें नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट या साउथ,
जो भी चीज चेंज हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग ये चारों के चारों बिंदु दूरियां बराबर हो सकती हैं। अगर आप देखें तो यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी, सारी दूरियां बराबर हैं। और कितनी दूरी होगी, अगर हम लीनियर केवल लेकर चले, लीनियर, हम सरफेस पर अगर नहीं चलेंगे, केवल लीनियर लेकर चले तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर बी, अगर केवल दूरियां लेकर चले, लीनियर दूरी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किल, ये जो स्फीयर है ना, स्फीयर, इस पर अलग अलग पॉइंट्स पर अगर लोकेशन है तो पता अगर हमको बताना है तो हमें किस लोकेशन में बताना पड़ेगा, नॉर्थ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट, ऐसे बताना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट कहां पर है। अब इस लोकेशन को बताने के लिए क्या किया जाता है, इसके बारे में बात करें। इस लोकेशन को बताने के लिए हम लोग एंगुलर डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है। हम लोग एंगुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। आपको कोई भी रेस शुरू करनी है तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। बिना रेफरेंस पॉइंट के रेस का कोई मतलब नहीं है ना। दो लोगों ने एक रेस में पार्टिसिपेशन किया तो उनके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना, कि 1 2 3 बोला जाएगा, आप भागोगे वहां से, अगर दोनों लोग सेम रेफरेंस पॉइंट से चल रहे हैं। अदरवाइज उनको जो रेफरेंस पॉइंट पर नहीं है उसको रेस में शामिल ही नहीं माना जाएगा। तो हम किसी भी कंपैरिजन को करें दुनिया में, उसके लिए एक रेफरेंस के लिए हमें एक जरूरी चीज चाहिए होती है। जैसे अगर हम इस कमरे में लगे हुए पंखे के बारे में बात करें, ये पंखा यहाँ पर लगा हुआ है, वो अगर हम उस कोने के रिस्पेक्टिव बात करें तो 5 मीटर इधर चलना पड़ेगा या 3 मीटर इधर चलना पड़ेगा, 2 मीटर इधर, तो हो सकता है 2.5 मीटर ऊपर चलना पड़े। लेकिन अगर हम इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो ये लोकेशन इसकी बदल जाएगी। रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए और उसी रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग हम किसी बात की लोकेशन, जो किसी चीज की लोकेशन जो बताएंगे वो उसी रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग ही सही होगी, किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग सही नहीं होगी। अर्थ में रेफरेंस पॉइंट कौन सा लिया जाए, ठीक है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए हमने क्या बनाया, ये क्या बनाया, आपको दलिया जैसा लग रहा होगा, लेकिन हमने क्या किया, अर्थ को 2 भागों में बांट दिया है। ये इसका सेंटर है। जैसे आप नींबू को बीच से रख के काट देते, जैसे आप रसा निकालते हैं, देखिए नींबू 2 तरह से काटा जा सकता है, लंबा लंबा काट सकते हो लेकिन उससे रस नहीं निकलता। अब ऐसा नहीं कि उसके अंदर रस नहीं है, लेकिन जो एक तरीका होता है, इजियर तरीका, कि उसको बेड़ा रख के काट देते हैं, हॉरिजॉन्टल काट देते हैं, 2 भाग हो जाते हैं, दोनों को निचोड़ दीजिए, वैसे ही हमने अर्थ को 2 भागों में काट दिया, ठीक है। अब इस रेफरेंस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो डायमीटर हम खींच रहे हैं, या ये रेडियस जो हमने खींची है, ठीक है, ये कौन सी रेडियस है, इक्वेटर, ये त्रिज्या कौन सी है, इक्वेटर, ठीक है। इससे हमने 1 डिग्री का एंगल बनाया, कितना बनाया, 1 डिग्री का एंगल। और इस 1 डिग्री के एंगल के करस्पॉन्डिंग जो हमने सर्किल खींचा, क्योंकि वो 1 डिग्री इधर भी है, वो 1 डिग्री इधर भी है, आप देखें ना, इस तरफ भी है, ये 1 डिग्री इधर भी है, इनको मिलाने वाला जो सर्किल होगा ये सर्किल ही होगा, याद रखिएगा। ये देखिए सर्किल आगे बढ़ गया, ये यार, तो ये जो सर्किल आएगा जो कि इस तरह का होगा, पूरी अर्थ को ये घेरे हुए, ये इस तरफ से भी आगे से भी दिखाई पड़ रहा है और ये पीछे की तरफ भी होगा। ये क्या बनेगा सर्किल, इसको हम कहेंगे 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्यों नॉर्थ, 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, क्यों नॉर्थ, क्योंकि अर्थ को जो बीच से 2 भाग कटे, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला जो आप देख पा रहे हो वो साउथ, ठीक है। नॉर्थ और साउथ कहने की भी अपनी वजह है, जहां से एनर्जी आ रही होती है, एनर्जी जहां से आ रही होती है उसको हम लोग नॉर्थ मानते हैं। जैसे कि अगर हम मैग्नेटिज्म में जाएं तो नॉर्थ पोल से लाइन ऑफ फोर्स निकलती हैं, साउथ पोल पर जाके इनिशिएट होती हुई प्रतीत होती हैं और मैग्नेट के अंदर भी चलती हैं, वो क्लोज कर्व बनता है, वो क्लोज कर्व बनता है। तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। इसी तरह से 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, करते करते 23.5 डिग्री,
जहां पर जो इंडिया से होकर गुजरता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, 23.5 डिग्री नहीं गुजरता, इंडिया से होकर गुजरता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहां इस पॉइंट तक चले जाएं, हमारा ये सर्किल अगर पूरा हो जाए, ये इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट तक चले जाए, हमारा सर्किल क्या हो जाए, पूरा हो जाए। ठीक, तो यहां से यहां तक में कितने एंगल बनेंगे, देखिए आप कितने बनेंगे, मैक्सिमम एंगल कितना होगा, दैट इज 90 डिग्री। कितना, दैट इज 90 डिग्री। कितना एंगल होगा मैक्सिमम, दैट इज 90 डिग्री। ठीक, तो यहां से लेकर यहां तक कितने टोटल हुए, देखिए नॉर्थ की दिशा में चलेंगे, वही साउथ की दिशा में भी होगा, याद रखिएगा, वही साउथ की दिशा में होगा, ये देखिए 90 तक मैक्सिमम, ये साउथ की दिशा में भी यही होगा। ठीक, ये जितने बनेंगे सबके सब क्या होंगे, सर्किल्स होंगे, इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ये रेखाएं नहीं है, दोस ऑल आर क्लोज्ड सर्किल्स। ठीक है, तो कितने सर्किल्स बनेंगे हम देखें, एक सर्किल बना 0 डिग्री के अलोंग, जिसको हमने विषुवत रेखा कहा, विषुवत रेखा कहा। ठीक है, अब 1 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक नॉर्थ, फ्रॉम 1 डिग्री टू 90 डिग्री, कौन सा, नॉर्थ, और इसी तरह से फ्रॉम 1 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ, हुआ ना। तो कितने लैटिट्यूड्स हुए टोटल, 90 ये हो गए, 90 ये हो गए, और एक ये हो गया विषुवत रेखा वाला, है ना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इक्वेटर, इसको छोटा सा लिख देते हैं इक्वेटर, और ये इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो टोटल कितने लैटिट्यूड्स हुए, दैट इज 90 दूनी 180 और एक 181, 181 टोटल लैटिट्यूड्स हुए जीरो को मिलाकर। लेकिन अभी एक प्रश्न रह गया है कि कितने सर्किल्स हुए। देखिए जब हम एक्सट्रीम पर पहुंचेंगे 90 डिग्री पर, तो वहां पर अब सर्किल नहीं रहेगा, वो दैट विल बी ओनली अ पॉइंट, केवल क्या होगा, एक पॉइंट होगा केवल, है ना। इसी तरह से साउथ में भी केवल एक पॉइंट होगा, सर्किल नहीं होगा, रिमेनिंग ऑल आर सर्किल्स। तो सर्किल्स की टोटल संख्या अगर हम देखें, टोटल कितनी हुई, 181 माइनस एक ऊपर वाला हटाइए, एक नीचे वाला हटाइए, -2 इक्वल्स कितना हुआ, 1 7 और 9, टोटल 179 सर्किल्स। ओके, तो आपने एक चीज देखा कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लेटी हुई रेखाएं हैं, जिनको अक्षांश रेखा कहा जाता है, ये पूरी पृथ्वी को किसमें बांट देती हैं, छोटे छोटे पैरेलल टुकड़ों में बांट देती हैं। पैरेलल जो इनको, इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, इनकी बीच की दूरी को जोन्स कहा जाता है। ठीक है, इनकी बीच में दूरियां होती हैं, और 1 डिग्री से 2 डिग्री, मतलब अगर डिफरेंस 1 डिग्री का हो तो 1 डिग्री के डिफरेंस की दूरी, मतलब अगर दो पैरेलल लैटिट्यूड्स बने हैं, मान लेते हैं ये 24 डिग्री है और ये 23 डिग्री है, तो इनके बीच की दूरी निश्चित होती है, कहीं पर भी कम ज्यादा नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल होते हैं, इसीलिए इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। जबकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो पैरेलल नहीं होती, वो बीच में आकर, इक्वेटर पर आकर, वो उनके बीच की दूरी क्या होती है, मैक्सिमम, और यहाँ पर जाकर ये खत्म हो जाती है, उनके बीच की दूरी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि वहां पर केवल और केवल एक पॉइंट रह जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, और चीजें इसमें आगे देखते हैं। ये बात हो गई अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाओं को आपने समझ लिया। इसने पृथ्वी में किसी भी पॉइंट को नॉर्थ और साउथ भाग में बांट दिया था इक्वेटर ने, और इसलिए जो भी भाग ऊपर की तरफ होगा उसकी एक लोकेशन निश्चित हो गई है, कितना डिग्री में है, और नॉर्थ में है कि साउथ में है, जैसे अभी हम लोगों ने ए और बी करके देखा था। तो जो लोकेशन एक्स थी, लोकेशन एक्स याद करिए, वो कहां है, ए लैटिट्यूड पर है और स्फीयर के नॉर्थ में है। ठीक है, अब जब हम लोग लॉन्गिट्यूड्स को देख रहे होंगे उस समय आपको बात बाकी समझ में आ जाएगी। फिलहाल जरा देख लें समय कितना हुआ, क्लास बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। ऋषि कितना है बेटा,
तो आज ये हमारी जो क्लास थी, ये पहली क्लास थी। ज़रूरी था, इंट्रोडक्शन देना भी ज़रूरी था। तो आप वो सारे आइटम्स इकट्ठे कर लें जिनकी आपको ज़रूरत है। जैसे हमने आपको कहा है कि मैप आपके पास होना चाहिए, या एंड्रॉयड फ़ोन पर आपके गूगल अर्थ होना चाहिए। आप ग्लोब ले सकते हैं। ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसलिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम भी है, और फ़ोन को फिक्स रखने का भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें मेरे पास एपरेटस कुछ है नहीं, अचानक से ये शुरू करने की स्थिति बनी है। समय के साथ हम लोग थोड़ा सा डिजिटलाइज बेहतर ढंग से होते चले जाएंगे। लॉकडाउन जैसे ही खुलता है तो कुछ चीज़ों पे हम लोग विजय हासिल कर सकते हैं। और आप मेरे साथ लगे रहिए। हमने आपको जहाँ से शुरुआत की है, कल के क्लास में, ये 45 मिनट के अप्रॉक्सीमेट क्लास है, कल के क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और थोड़ा और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। एक बार बेस बन जाएगा तो आप बिल्कुल बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू।